एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। सो आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 हिस्ट्री बुक के एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 7 एंड इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। सो इस चैप्टर में हम लोग विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो विजयनगर एम्पायर एक मेडाइवल इंडियन एम्पायर हुआ करता था जो कि मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियन रीजन में कवर्ड था। सो आज के टाइम पीरियड में जो मॉडर्न स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला है, सो इन्हीं सारे एरियाज में मेडाइवल टाइम पीरियड में विजयनगर एम्पायर एग्जिस्ट करता था। सो अगर हम लोग विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड की बात करें, सो 14th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी के टाइम पीरियड के बीच में विजयनगर एम्पायर हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में एग्जिस्ट करता था। सो आप लोगों ने विजयनगर एम्पायर के बारे में पहले सुना होगा या फिर नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, बट आप लोगों ने राजा कृष्णदेव राय एंड उनके जो एडवाइजर थे जिनका नाम था तेलानी रामा, सो इनके बारे में ज़रूर सुना होगा। इनके स्टोरीज को आप लोगों ने टीवी में ज़रूर देखा होगा। सो इस चैप्टर में हम लोग जिस एम्पायर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सो इसी एम्पायर में राजा कृष्णदेव राय रूल किया करते थे, यानी कि राजा कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर के ही रूलर हुआ करते थे, एम्पायर हुआ करते थे। सो इस चैप्टर में हम लोग विजयनगर एम्पायर के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप कि आपको इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। सो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट दैट वॉच द वीडियो टिल द एंड विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन। सो नाउ अब हम लोग चैप्टर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। सो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में ही बता रखा है। सो विजयनगर ये जो टर्म है, इसका लिटरल मीनिंग होता है सिटी ऑफ विक्ट्री। सो विजय का मतलब होता है विक्ट्री यानी कि जीत, एंड नगर का मतलब होता है सिटी यानी कि शहर। नाउ विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि विजयनगर एक पूरे एम्पायर का भी नाम हुआ करता था, साथ ही साथ विजयनगर एम्पायर में ही एक सिटी भी एग्जिस्ट करता था एंड उस सिटी का भी नाम विजयनगर था। यानी कि अगर आप मैप में देखेंगे देन विजयनगर एक पूरा ही एम्पायर भी हुआ करता था, साथ ही साथ उस एम्पायर में एक छोटा सा सिटी एग्जिस्ट करता था एंड उस सिटी का भी नाम विजयनगर ही था। सो विजयनगर सिटी विजयनगर एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था। नाउ नेक्स्ट हमें विजयनगर एम्पायर के फाउंडिंग डेट के बारे में बता रखा है। सो 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया गया था। एंड नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग विजयनगर एम्पायर के बाउंड्रीज की बात करें कि आखिर विजयनगर एम्पायर कितने एरिया में एग्जिस्ट करता था, सो अगर हम लोग नॉर्थन साइड में देखते हैं देन विजयनगर एम्पायर रिवर कृष्णा तक एग्जिस्ट करता था, एंड जब हम लोग सदर्न साइड में देखते हैं देन विजयनगर एम्पायर सदर्न पेनिनसुला तक एग्जिस्ट करता था। सो विजयनगर एम्पायर की बाउंड्रीज को अभी हम लोग मैप के थ्रू भी डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग विजयनगर एम्पायर के मैप को भी डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि 1565 में ये जो सिटी था विजयनगर, सो ये सैक्ट हो जाता है। सैक्ट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। सो 1565 तक ये जो विजयनगर सिटी था ये डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड धीरे धीरे ये डेजर्टेड हो जाता है। डेजर्टेड यानी कि बंजर, यानी कि लोग यहाँ पे रहना बंद कर देते हैं। सो क्या वो रीज़न था जिसकी वजह से ये एम्पायर डिस्ट्रॉय हो जाता है, इस एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है? सो ये सब कुछ हम लोग चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप लोग ये याद रखिए कि 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान इस एम्पायर को फाउंड किया गया था एंड 16th सेंचुरी होते होते इस एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। सो जब किसी भी बड़े एम्पायर का डिक्लाइन होता है, उसका डाउनफॉल होता है, देन वो एकदम से डिक्लाइन नहीं हो जाता है, बल्कि डिक्लाइन होने में भी थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। सो 16th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान भले ही ये जो एम्पायर था ये डेजर्टेड हो जाता है, बट फिर भी पूरी तरीके से रुइन होने में इस एम्पायर को 17 एंड 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड लगता है। बट फिर भी उस एरिया में रहने वाले जो लोग थे, स्पेशली कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब में रहने वाले जो लोग थे, सो उनके मेमोरीज में, उनके याद में ये जो विजयनगर एम्पायर था ये एग्जिस्ट करता था। सो आखिर कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब किस रीजन को कहा गया है? सो अगर आप मैप में देखेंगे दैट रिवर कृष्णा एंड रिवर तुंगभद्रा के बीच का जो एरिया है, जो रीजन है, सो इसी रीजन को कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब कहा गया है एंड इसी रीजन में रहने वाले लोगों के मेमोरीज में विजयनगर एम्पायर एग्जिस्ट करता था। सो अकॉर्डिंग टू द मेमोरीज ऑफ ऑल दिस पीपल, ये लोग विजयनगर एम्पायर को हम्पी नाम से रिमेंबर किया करते थे, याद किया करते थे। सो हम्पी ये जो नाम है ये उस एरिया में एक लोकल मदर गॉडेसेस होती थी जिनका नाम था पंपा देवी। सो पंपा देवी नाम से ही हम्पी नाम को डिराइव किया गया है। सो इन सारे लोगों के अकॉर्डिंग विजयनगर एम्पायर का नाम हम्पी हुआ करता था। So this is the map of Vijayanagar Empire, and in this map you can clearly see the boundaries of Vijayanagar Empire. So northern direction में विजयनगर एम्पायर रिवर कृष्णा तक एग्जिस्ट करता था एंड सदर्न डायरेक्शन में विजयनगर एम्पायर सदर्न पेनिनसुला तक एग्जिस्ट करता था। And here you can see the city of Vijayanagar in the Vijayanagar Empire.
एंड कृष्णा तुंगभद्रा द्वीप इस रीजन को कहा गया है। सो आप देख सकते हैं कि नॉर्थन साइड में रिवर कृष्णा फ्लो कर रहा है एंड सदर्न डायरेक्शन में रिवर तुंगभद्रा फ्लो कर रहा है। सो इन दोनों ही रिवर्स के बीच के एरिया को कृष्णा तुंगभद्रा द्वीप कहा गया है। एंड विजयनगर एम्पायर के नॉर्थन साइड में आप बहमनी सल्तनत को देख सकते हैं जो कि उसी टाइम पीरियड के दौरान एग्जिस्ट करता था। सो नाउ अब हम लोग हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ना नेक्स्ट हमें विजयनगर एम्पायर के इंपॉर्टेंट सोर्सेज के बारे में बता रखा है। हमें किन सारे सोर्सेज से विजयनगर एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। सो पहला है ऑरल ट्रेडिशन, यानी कि इन सारे लोगों के मेमोरीज में विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड जितने भी स्टोरीज थे, सो उन सारे स्टोरीज से या फिर उन सारे ऑरल ट्रेडिशन से हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में पता चलता है। सो लोग ऑरली विजयनगर एम्पायर के बारे में बात करते थे। सो ये ऑरली ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते गया। सो ऑरल ट्रेडिशन से हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। दूसरा है आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, यानी कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उन सारे एरियाज में एक्सकेवेशन किए, सो एक्सकेवेशन के दौरान उन्हें जो भी ऑब्जेक्ट्स मिले, सो उन सारे ऑब्जेक्ट्स से भी हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। तीसरा है मॉन्यूमेंट्स। सो विजयनगर एम्पायर के रूलर्स के द्वारा जितने भी मॉन्यूमेंट्स को बनाए गए थे, सो उन सारे मॉन्यूमेंट्स से भी हमें उस एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। उसके बाद है इंस्क्रिप्शन, यानी कि उस टाइम पीरियड के दौरान जितने भी इंस्क्रिप्शन को लिखे गए थे, जितने भी अभिलेख को लिखे गए थे, सो इससे भी हमें उस एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। एंड लास्ट है अदर रिकॉर्ड्स। सो इन सारे सोर्सेज के अलावा और भी हमारे पास जो कुछ सोर्सेज है, सो उन सारे सोर्सेज से हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में पता चलता है। स्कॉलर्स या फिर हिस्टोरियंस विजयनगर एम्पायर को रीडिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। सो विद दिस हमारा पूरा ही इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। सो नाउ अब हम लोग इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है द डिस्कवरी ऑफ हम्पी। यानी कि इस टॉपिक में हम लोग हम्पी या फिर विजयनगर एम्पायर के डिस्कवरी के बारे में जानेंगे कि आखिर विजयनगर एम्पायर को किस तरीके से डिस्कवर किया गया एंड किन के द्वारा डिस्कवर किया गया। सो 1800 का जो टाइम पीरियड था, सो इसी टाइम पीरियड के दौरान हम्पी में जो रुइंस थे, इसको हाईलाइट किया गया, इसको नोटिस किया गया। हम्पी यानी कि विजयनगर एम्पायर को ही हम्पी कहा गया है। सो हम्पी में जो रुइंस थे, यानी कि उस टाइम पीरियड के दौरान विजयनगर एम्पायर में जितने भी मॉन्यूमेंट्स या फिर बिल्डिंग्स को बनाए गए थे, सो उन सारे रुइंस को, उन सारे डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स को फर्स्ट टाइम नोटिस किया गया था इन 1800 सेंचुरी बाय एन इंजीनियर एंड एंटीक्वेरियन नेम्ड कर्नल कॉलिन मैकेंजी। सो कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा ही विजयनगर एम्पायर को डिस्कवर किया गया था इन 1800 सेंचुरी। एंड कर्नल कॉलिन मैकेंजी एक इंजीनियर थे, साथ ही साथ एक एंटीक्वेरियन थे। एंटीक्वेरियन यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि पुराने ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करता है, बहुत ही रेयर ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करता है। सो कॉलिन मैकेंजी एक इंजीनियर एंड एक एंटीक्वेरियन होने के साथ साथ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एम्प्लॉय भी थे। एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने उस साइट, यानी कि विजयनगर एम्पायर ये जो साइट है, सो इसका पहला सर्वे मैप को प्रिपेयर किया था। सर्वे मैप यानी कि उन्होंने उस साइट के नक्शे को प्रिपेयर किया था, जिसके द्वारा वो उस साइट को अच्छी तरीके से स्टडी कर सके। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि कॉलिन मैकेंजी को विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड जितने भी इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, शुरुआत के जितने भी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, so that was based on the memories of the priest of Virupaksha temple and the shrine of Pampa Devi। सो हम्पी या फिर विजयनगर एम्पायर में जो विरूपाक्षा टेम्पल था एंड पंपा देवी का जो श्राइन था, यानी कि जो मंदिर था, सो इन सारे मंदिरों में रहने वाले जो प्रिस्ट थे, जो पंडित थे, सो उनके मेमोरीज में विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन थे, सो उन्हीं सारे मेमोरीज के थ्रू कर्नल मैकेंजी को विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड इनिशियल इंफॉर्मेशन मिलता है। एंड उसके बाद 1856 में कुछ फोटोग्राफर्स द्वारा विजयनगर एम्पायर में जितने भी मॉन्यूमेंट्स को डिस्कवर किया गया था, सो उन सारे मॉन्यूमेंट्स का पिक्चर लिया गया एंड उनको अलग अलग स्कॉलर्स को भेजा गया ताकि वे सारे स्कॉलर्स विजयनगर एम्पायर को अच्छी तरीके से स्टडी कर सके। फिर 1836 में एपिग्राफिस्ट को विजयनगर एम्पायर से कई सारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं एंड विजयनगर एम्पायर या फिर हम्पी में जितने भी टेम्पल्स थे, सो उन सारे टेम्पल से भी कई सारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। सो एपिग्राफिस्ट उन सारे इंस्क्रिप्शन को स्टडी करते हैं एंड उसके बाद हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिलता है। सो विजयनगर एम्पायर या फिर विजयनगर सिटी के हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, विजयनगर एम्पायर के हिस्ट्री को दोबारा से जानने के लिए हिस्टोरियंस इन सारे सोर्सेज को दूसरे सोर्सेज के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। सो उस टाइम पीरियड के दौरान कई सारे ऐसे फॉरेन ट्रैवलर्स थे जो कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में विजिट किए थे, विजयनगर एम्पायर में विजिट किए थे। सो उनके द्वारा विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स को लिखे गए थे, सो उन सारे अकाउंट्स को भी पढ़ के हिस्टोरियंस विजयनगर
विजयनगर एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा दूसरे जो लिटरेचर्स है जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे गए थे, जैसे कि तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल एंड संस्कृत, सो इन सारे लिटरेचर्स में विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, सो इन सारे सोर्सेज को हिस्टोरियंस एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं एंड कंपैरिजन के थ्रू हिस्टोरियंस को जो सबसे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलता है, सो उसके अकॉर्डिंग फिर वो विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट होता है, द डिस्कवरी ऑफ हम्पी। ना नेक्स्ट हमें कॉलिन मैकेंजी के बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है। सो 1754 में कॉलिन मैकेंजी का जन्म होता है एंड कॉलिन मैकेंजी एक बहुत ही फेमस इंजीनियर थे, एक सर्वेयर थे एंड एक कार्टोग्राफर थे। कार्टोग्राफर यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि मैप्स को बनाता है, नक्शे को बनाता है एंशियंट साइट का। एंड नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1815 में कॉलिन मैकेंजी को फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किया जाता है एंड कॉलिन मैकेंजी इस पोस्ट में अपने डेथ तक रहते हैं, यानी कि 1821 में उनका डेथ हो जाता है। सो उनके डेथ तक वो इस पोजीशन में रहते हैं, इंडिया के सर्वेयर जनरल के रूप में रहते हैं। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 2, रायास, नायकास एंड सुल्तान। सो इस टॉपिक में हम लोग रायास, नायकास एंड सुल्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले इस टॉपिक में हमें विजयनगर एम्पायर के फाउंडर के बारे में बता रखा है। सो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन एंड एपिग्राफिक एविडेंस, यानी कि टेक्सुअल सोर्सेज के अकॉर्डिंग एंड इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग 2 ब्रदर हुआ करते थे जिनका नाम था हरिहरा एंड बुक्का। सो इनके द्वारा ही 1336 में विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया गया था। सो विजयनगर एम्पायर में कई सारे ऐसे लोग रहते थे जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस को बोला करते थे एंड अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशन को फॉलो किया करते थे। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि विजयनगर एम्पायर एक बहुत ही डाइवर्स एम्पायर हुआ करता था, जिस एम्पायर में अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते थे एंड अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग रहते थे। ना नेक्स्ट हमें विजयनगर एम्पायर के कुछ नेबरिंग किंगडम्स के बारे में बता रखा है। सो अगर आप लोग विजयनगर एम्पायर के नॉर्थन फ्रंटायर में देखोगे, यानी कि नॉर्थन बाउंड्रीज में देखोगे, सो विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स थे, जो किंग्स थे, सो वो दूसरे रूलर्स के साथ compete किया करते थे, दूसरे रूलर्स के साथ उनका विद्रोह वगैरह होता रहता था, जो कि उसी टाइम पीरियड के दौरान एग्जिस्ट करते थे दूसरे किंगडम्स में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेक्कन रीजन में देखोगे, सो डेक्कन रीजन में उसी टाइम पीरियड के दौरान कुछ सुल्तान एग्जिस्ट करते थे एंड उड़ीसा के रीजन में उसी टाइम पीरियड के दौरान गजपति रूलर्स एग्जिस्ट करते थे। सो विजयनगर एम्पायर के किंग्स इन सारे एरियाज के रूलर के साथ compete किया करते थे फॉर द कंट्रोल ऑफ द फर्टाइल रिवर वैलीज। सो जैसे कि आप लोगों ने विजयनगर एम्पायर के मैप में देखा कि विजयनगर एम्पायर में कई सारे रिवर्स एग्जिस्ट करते थे। सो जब किसी भी एरिया में बहुत सारे रिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट मीन्स कि वो जो एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। सो फर्टाइल रिवर वैली के लिए विजयनगर एम्पायर के जो किंग्स थे उनका और इन सारे एरियाज के जो रूलर्स थे, सो इनके बीच में कई बार कन्फ्लिक्ट वगैरह होता था। एंड इसके अलावा द सोर्सेज जनरेटेड बाय लक्रेटिव ओवरसीज ट्रेड। सो जैसे कि आप लोगों ने मैप में देखा कि विजयनगर एम्पायर सदर्न पेनिनसुला में एग्जिस्ट करता था। सो वो जो एरिया था, सो वहाँ से बहुत ज़्यादा ओवरसीज ट्रेड होता था, यानी कि समुद्र के रास्तों के द्वारा ट्रेड वगैरह होता था। सो ये जो ट्रेड होता था ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता था उस एरिया के रूलर के लिए, क्योंकि रूलर उन सारे एरियाज में टैक्स को इम्पोज करते थे ट्रेड करने के लिए। सो इस इशू के ऊपर भी कई बार विजयनगर के किंग्स का एंड इन सारे एरियाज के जो रूलर्स थे, सो उनका आपस में कन्फ्लिक्ट वगैरह होता था। सो ऐसा नहीं था कि हर बार ये सारे रूलर कन्फ्लिक्ट ही करते रहते थे। सो कई बार ये सारे रूलर्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते थे, अपने आइडियाज़ को शेयर करते थे एंड स्पेशली आर्किटेक्चर की फील्ड में अपने आइडियाज़ को शेयर करते थे, यानी कि बिल्डिंग्स को बनाने का जो टेक्निक है, सो ये जो आइडियाज़ है, सो ये शेयर होता था। सो विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स थे, सो उन्होंने दूसरे किंगडम के जो बिल्डिंग टेक्निक्स थे, जो कॉन्सेप्ट थे, सो उसको बोरो किया था एंड फर्दर उन्होंने अपने एम्पायर में उसको डेवलप किया था। सो विजयनगर एम्पायर में आपको कई सारे मैग्निफिशिएंट एंड ब्यूटीफुल टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। सो उन सारे टेम्पल्स को बनाने का जो टेक्निक है, सो उन सारे टेक्निक्स को विजयनगर के रूलर्स ने दूसरे किंगडम से बोरो किया था। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि वो एरिया जिस एरिया में विजयनगर एम्पायर एग्जिस्ट करता था, सो उस एरिया में एंशियंट टाइम पीरियड में दूसरे पावरफुल स्टेट या फिर पावरफुल किंगडम एग्जिस्ट करते थे, दूसरे पावरफुल स्टेट्स का डेवलपमेंट हुआ था। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो तमिलनाडु का एरिया है, सो वहाँ पे चोलास डायनेस्टी के रूलर एग्जिस्ट करते थे, चोलास ने वहाँ पे रूल किया था। एंड जो कर्नाटका का एरिया है, सो वहाँ पे होशालास एम्पायर रूल किया करते थे। सो विजयनगर एम्पायर जिस एरिया में एग्जिस्ट करता था, सो उस एरिया में एंशियंट टाइम पीरियड में दूसरे पावरफुल स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे। ना नेक्स्ट हमें टेम्पल्स के बारे में बता रखा है।
सो इन सारे एरियाज़ में रूल करने वाले जो पावरफुल स्टेट थे, जो रूलिंग इलाइट्स थे, सो उनके द्वारा बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज प्रोवाइड किया गया था टू बिल्ड इलेबोरेट टेम्पल्स, यानी कि उस टाइम पीरियड के दौरान मैग्निफिशेंट टेम्पल्स को बनाने के लिए इन सारे रूलर्स द्वारा बहुत सारे पैट्रोनेज को दिया गया था, यानी कि बहुत सारे रिसोर्सेज को प्रोवाइड किया गया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल द बृहदीश्वरा टेम्पल एट थंजावुर। सो थंजावुर में ये जो टेम्पल है बृहदेश्वरा टेम्पल, सो ये चोला रूलर्स के द्वारा बनाया गया था। एंड दूसरा एग्जाम्पल है बेलार में चन्नकेश्वर टेम्पल। सो ये जो टेम्पल है, सो ये टेम्पल होशाला एम्पायर के रूलर्स के द्वारा बनाया गया था। सो एंशियंट इंडिया में रूल करने वाले जो रूलर्स थे, सो उनके द्वारा बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज प्रोवाइड किया गया था मैग्निफिशेंट टेम्पल्स को बिल्ड करने के लिए। एंड ये सारे टेम्पल्स आज के टाइम पीरियड में भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि विजयनगर एम्पायर के जितने भी रूलर्स हुआ करते थे, सो वे लोग अपने आप को रायास कहते थे। सो इंग्लिश में इसको रायास प्रोनाउंस किया जाता है, बट हिंदी में इसको राय कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो रूलर कृष्णदेव राय थे, सो उन्होंने अपने नाम के साथ साथ राय ये जो टाइटल है इसको भी लगाया है। सो विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स हुआ करते थे, वे लोग अपने आप को राय कहा करते थे। सो उन्होंने ये जो बिल्डिंग का टेक्निक है, ये जो ट्रेडिशन है, सो इसको उन्होंने अपने टाइम पीरियड में और भी न्यू हाइट्स में लेके गए, यानी कि नए ऊंचाई में लेके गए। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 2 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है ना। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 2.1 किंग्स एंड ट्रेडर्स। सो इस टॉपिक में हमें विजयनगर एम्पायर के किंग्स के बारे में एंड ट्रेडर्स के बारे में बता रखा है। सो उस टाइम पीरियड में जो वारफेयर होता था, जो युद्ध होता था, सो अगर किसी भी किंगडम को युद्ध में जीतना है, वारफेयर में जीतना है, सो वो उसके इफेक्टिव कैवलरी के ऊपर ही डिपेंड करता था। कैवलरी का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसे सैनिक जो कि घोड़ों पे सवार होकर युद्ध करते हैं। सो किसी भी एम्पायर में कितना ज़्यादा इफेक्टिव कैवलरी होता था, सो वही डिसाइड करता था कि वो वारफेयर में जीत सकता है या फिर नहीं। सो अगर किसी भी किंगडम को अपने कैवलरी को स्ट्रांग बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, तो उसके लिए उन्हें अच्छे घोड़े चाहिए। सो इंडिया में अच्छे घोड़े इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे, सो इसीलिए अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया से घोड़ों को इम्पोर्ट किया जाता था। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था फॉर राइवल किंगडम्स, यानी कि जिस भी किंगडम को युद्ध करना है, सो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो इन सारे एरिया से घोड़ों को इम्पोर्ट करे। सो इनिशियली यानी कि शुरुआत में ये जो हॉर्सेस का ट्रेड था, सो ये अरब ट्रेडर्स के द्वारा ही कंट्रोल किया गया था, यानी कि अरब ट्रेडर्स ही हॉर्सेस का ट्रेड करते थे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। बट फिर बाद में कुदिराई चेतीस का इमर्जेंस होता है। सो द लोकल कम्युनिटीज ऑफ मर्चेंट्स नोन एज कुदिराई चेतीस। सो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मर्चेंट्स के जो लोकल कम्युनिटीज थे, सो उन्हीं को कुदिराई चेतीस कहा गया। एंड इसका लिटरल मीनिंग होता है हॉर्स मर्चेंट। सो ये सारे जो कुदिराई चेतीस थे, ये सारे जो मर्चेंट्स थे, सो ये लोग इस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि हॉर्स के ट्रेड में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड फिर 1498 में पोर्तुगीज का इमर्जेंस होता है इंडिया में। सो 1498 में वास्को डी गामा ने इंडिया तक पहुंचने के लिए एक डायरेक्ट सी रूट को डिस्कवर कर लिया था। सो 1498 के बाद से कई सारे ऐसे पोर्तुगीज ट्रेवलर थे, कई सारे ऐसे ट्रेडर्स थे जो कि इसी डायरेक्ट सी रूट का इस्तेमाल करके इंडिया आ रहे थे। सो 1498 में कई सारे पोर्तुगीज हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट में अराइव होते हैं। एंड वे सारे लोग भी हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ट्रेडिंग एंड मिलिट्री स्टेशन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। सो पोर्तुगीज का जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी था वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। साथ ही साथ वे लोग मस्कट का भी इस्तेमाल करते थे। मस्कट एक तरीके का गन होता है, आप पिक्चर में भी देख सकते हो। सो उनके मिलिट्री टेक्नोलॉजी की वजह से ही वो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने इस टॉपिक में अलग अलग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस किया ना। नेक्स्ट हमें इस टॉपिक में ट्रेडिंग के बारे में बता रखा है, यानी कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट होते थे जिन सारे प्रोडक्ट का ट्रेड हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था। सो विजयनगर एम्पायर में कई सारे प्रोडक्ट्स का ट्रेड हुआ करता था, जैसे कि स्पाइसेस यानी कि मसाले, दूसरा है टेक्सटाइल एंड तीसरा है प्रेशियस स्टोन। सो इन सारे प्रोडक्ट्स का विजयनगर एम्पायर में बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था। सो ट्रेड वॉज ऑफन रिगार्डेड एज अ स्टेटस सिंबल फॉर सच सिटीज़, यानी कि विजयनगर जैसे सिटीज़ के लिए, शहरों के लिए जो ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, वो एक स्टेटस सिंबल होता है। वो उस शहर के स्टेटस को दर्शाता है, यानी कि किसी भी शहर में अगर जो ट्रेड है वो अच्छा होता है, दैट मीन्स कि उस शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उस शहर में रहने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा वेल्दी है।
वेरस अगर किसी शहर में ट्रेड अच्छा नहीं होता है, दैट मीन्स कि उस शहर में रहने वाले जो लोग होते हैं वे लोग इतना ज़्यादा प्रोस्पेरियस, इतना ज़्यादा वेल्दी नहीं होते हैं। सो विजयनगर जैसे सिटीज़ के लिए जो ट्रेड होता है वो एक स्टेटस सिंबल होता है। एंड एट द लास्ट लाइन हमें ये बता रखा है दैट द रेवेन्यू ड्राइव फ्रॉम ट्रेड इन टर्न कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ द स्टेट। यानी कि ट्रेड के द्वारा जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है, सो इस रेवेन्यू की वजह से, इस प्रॉफिट की वजह से ओवरऑल जो स्टेट है यानी कि जो विजयनगर एम्पायर है उसका प्रोस्पेरिटी इंक्रीज होता है। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 2.1 कंप्लीट होता है। सो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए देन प्लीज कमेंट मी डाउन, एंड अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माय वीडियो। एंड वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर अभी तक आप लोगों ने अपने क्लास 12 हिस्ट्री के किसी भी चैप्टर को नहीं समझा है देन आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 12 हिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सो आप मेरे वीडियोज़ के थ्रू अपने क्लास 12 हिस्ट्री के सारे ही चैप्टर्स को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको ये सारे एनसीईआरटी नोट्स चाहिए देन प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। सो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको क्लास 12 हिस्ट्री के सारे ही चैप्टर्स के एनसीईआरटी नोट्स भी मिल जाएंगे। सो प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल टू गेट ऑल दिस एनसीईआरटी नोट्स। सो विद दिस आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। सो नाउ सी ऑल्सो इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।